प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदेद। खालिद चिश्ती साहब, इनफैक्ट यही नुक्ता मैं ज़रा थोड़ा सा एक और एंगल से आपके सामने रखना चाह रहा हूँ कि इस वक्त मशरिक़ वस्ता के तनाज़े को लेके पाकिस्तान का रोल एक पीस मेकर का है और इसको बड़ा अप्रिशिएट भी किया जा रहा है। बट देखा जाए, अगरचे सऊदी अरब और ईरान इस तनाज़े के बरह रास्त फरीक तो नहीं है, बट सऊदी बेसिस से जब हमले होते हैं तो रिटेलिएशन भी हमें देखने को मिलती है। तो आगे चल के ये भी हो सकता है कि तनाज़ा शिद्दत इख्तियार करे। तो पाकिस्तान की पोजीशन तो बड़ी एक, आपको लगता है कि अभी तक तो हम एक पीस मेकर का रोल प्ले कर रहे हैं, बट इस मुआहदे में जाने के बाद एक और शक्ल भी बन जाती है। तो इस मुआहदे की कुछ हसासियत भी है, पाकिस्तान उसको कैसे डील करेगा? मुश्किल सूरत हाल हमारे लिए तो पैदा नहीं हो जाएगी आगे चल के? इफ्तिखार साहब, देखिए, पहली बात तो ये है, और बहुत सारे तजिया नगार या कमेंटेटर ये भी बात कर रहे हैं कि अभी तो खतोखाल या इसके आर्टिकल्स की जो डिटेल्स है वो नहीं पता। मेरा मानना यह है कि इस तरह की डिटेल्स को एक बाय डिफॉल्ट कॉन्फिडेंशियल रखा जाता है ताकि जो दुश्मन हो वो गैस करता रहे कि इन तीनों ममालिक की या जो भी अलायंस होगा उसकी थ्रेशोल्ड क्या है, यानी क्या चीज़ ट्रिगर करेगी रिस्पॉन्स। एक और जो मिसपरसेप्शन है, आपके जवाब पे ज़्यादा फोकस करने से पहले मैं अर्ज करता चलूँ कि एक मिसपरसेप्शन ये है कि अगर खुदा न खास्ता तुर्की पर हमला हुआ या सऊदी अरब पर हुआ तो यहाँ से JF-17 थंडर टेक ऑफ करेंगे और हमलावर जहाज़ों को मार गिराएंगे। ऐसा नहीं होता। ये अलायंसेस का मतलब ये होता है आप क्रेडिबल और वेरीफाइबल डिटरेंस क्रिएट करते हैं कि वो नौबत ही नहीं आती। जितना ज्यादा आप स्ट्रांग होंगे कन्वर्जेंस में और जितनी ज्यादा आपकी थ्रेट कैपेबिलिटी ज्यादा होगी रिस्पॉन्ड करने की, उतना ही चांसेस कम हो जाते हैं ऑफेंस के। हर दफा हमें ये नहीं मतलब लेना चाहिए कि कोई ऐसी लड़ाई शुरू हो जाएगी आसमान में या समंदरों के ऊपर। हमने पीस टाइम में डेवलप करना होता है। एग्रीमेंट का मतलब ये है कि सऊदी अरब अपने रिसोर्सेज टेबल पर रखेगा, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है। जो टेक्नोलॉजिकल एडवांटेज वो है तुर्की का, वो आएगा, और नेटो का दूसरा बड़ा मुल्क है। मैं छोटी सी आपको मिसाल दे देता हूँ कि F-16 तैयारे पाकिस्तान को 1982 में मिले थे, 1987 में तुर्की को मिले थे। आज हमारे पास 75 F-16 है और तुर्की के पास तकरीबन 270 F-16 है। तो ये मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि इतना ज्यादा वेस्टर्न का ट्रस्ट भी रहा है। और अभी आप नोट करें कि F-35 जो स्टेल्थ फाइटर मोस्ट मॉडर्न अमेरिका का है, अमेरिकन प्रेसिडेंट ने कहा कि हम तुर्की को देंगे। तो ये है जो मैं जिनकी स्ट्रेंथ की बात कर रहा हूँ, जब आप लेकर आते हैं। हाँ, अब जो चैलेंजेस की बात कर रहे हैं, हमें ये पावर कराने में देर भी नहीं करनी चाहिए। और आई एम श्योर जो कंसर्न लीडर्स हैं हमारे, वो ये कराएंगे कि ये डिफेंसिव इन नेचर है, ऑफेंसिव इन नेचर नहीं है। पहली बात तो ये है। तो जाहिर अगर कोई ऑफेंस लॉन्च करेगा तो प्राइस उसको पता होनी चाहिए कि क्या है। तो आने वाले वक्तों में मेरा ख्याल है एम्बेसडर जावेद साहब बिल्कुल ठीक कह रहे थे कि ईरान को इटसेल्फ रूल आउट ना करें। और मैं आखिरी जुमला ये कहूंगा कि जितना ज्यादा यहाँ पे वैक्यूम या डिफरेंसेस या ट्रस्ट डेफिसिट होगा मिडल ईस्ट के, और पाकिस्तान और तुर्की इनके दरमियान में ट्रस्ट डेफिसिट होगा मुल्कों में, उतना ही ज्यादा इजराइल जैसे मुल्कों को एक एलिमेंट ऑफ अपॉर्चुनिटी मिलेगा टू पेनिट्रेट एंड क्रिएट मोर डिफरेंसेस। जितनी कन्वर्जेंस होगी, ये खुद ही डिटरेंस की वजह से वो पीछे हट जाएंगे, जो एक्स्ट्रा रीजनल फोर्सेस खास तौर पर अगर कोई है। ज़बरदस्त, बिल्कुल ठीक हो गया। बाकी यही इनफैक्ट गोया के अग्रेसर्स को भी यही मैसेज जा रहा है और फिर ईरान को भी इस मैसेज को बड़ा पॉजिटिव लेना चाहिए। जिस तरह जावेद साहब भी कह रहे थे कि लास्ट जो एग्रीमेंट सऊदी और पाकिस्तान के दरमियान, उसको अप्रिशिएट किया गया। तो इससे कोई ज़्यादा अलार्म बेल बजाने की ज़रूरत नहीं है। मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ। मैं इसको बड़ा देखता हूँ कि ईरान के लिए इसमें पॉजिटिव ज़्यादा हैं बनस्बत नेगेटिव्स के। आप इससे देखें कि हम मतलब थ्योरेटिकली देख लें कि जो एक वहाँ पर पहले से एक डिफेंस आर्किटेक्चर या एक सिक्योरिटी का निज़ाम मौजूद था जो ईरानियन थ्रेट को भी कैटर करता था, और वो US लेड था। सही, ठीक है। अब यूनाइटेड स्टेट्स की और ईरान की आपको एक्रीमेनी का पता है, और वो रिजॉल्वेबल भी नहीं है। सही। और वहाँ पर चूंकि सऊदी अरब की टोटल अलायंस थी अमेरिका के ऊपर, तो सऊदी अरेबिया की स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी भी कॉम्प्रोमाइज़ थी। वो फैसले उस आज़ादी से नहीं कर सकते थे। अब यहाँ पर एक स्पेस क्रिएट हुई है कि जहाँ पर वो डाइवर्सिफाई हो रहा है, वो जो उनका दिफा का निज़ाम है, जहाँ पे नए एक्टर्स आ रहे हैं। ठीक है, वो निज़ाम तो अपनी जगह पे है। अब नए एक्टर्स कौन आ रहे हैं? पाकिस्तान और टर्की आ रहे हैं। पाकिस्तान और टर्की जो है वो ट्रेडिशनली मतलब उसके लिए जो ईरान के लिए खैर सगाली के जज्बात रखते रहे हैं। कोई ऑफेंसिव उनके इरादे उनके ख़िलाफ़ नहीं है। आप दूर ना जाएं, आप जनवरी में ईरान में प्रोटेस्ट देख लें। टर्की ने मदद किया उनको फॉइल करने में, जो कुर्दों वाली साइड से थे। फिर इस जंग के दौरान भी एक अटैम्प्ट हुई, क्योंकि ये बड़ा एक वहाँ पे जो अमेरिकन प्लानिंग में था, और जो ये पूरी वहाँ पे जो ऑपरेशन फेल हुआ, जो कहते हैं ना कि रिजीम चेंज नहीं आ सकी वहाँ पर, कि वहाँ से इंजेक्ट करने थे कुर्द्स।
تو یہ ٹرکی اس کے راستے میں رکاوٹ بن گیا. تو ایران کو ڈیسٹیبلائز ہونے میں نہ پاکستان کی خواہش ہوگی نہ ٹرکی کی خواہش ہوگی. تو یہ مطلب ان کے لیے, ایران کے لیے اب یہ اپرچونٹی بنتی ہے کہ امریکہ کے اوپر چونکہ ریلائنس کم ہوگا تو سعودی عرب کو جو ہے اپنی اسٹریٹجک آٹونومی مطلب اس نسبتاً بہتر ملے گی. اور یہ جو ہمارے وہاں جا کے بظاہر دوست ممالک ہیں, برادر ممالک ہیں, جو بھی کہیں, وہ جا کے سعودی عرب کو کے جو ویوز کو بھی یا کوئی اس کی جو پوزیشنز ہیں ان کو بھی ذرا ماڈریٹ کریں گے ٹورڈز ایران. تو ایران کے لیے اس میں پازیٹیوز زیادہ ہیں کیونکہ آلریڈی ایک سسٹم موجود ہے, وہ تھوڑا سا ری ارینج ہو رہا ہے, نئے پارٹنرز آ رہے ہیں. اور پارٹنرز کون آ رہے ہیں جو ایران کے ساتھ بھی ورکنگ ریلیشن شپ رکھتے ہیں. ونڈرفل. انفیکٹ لگے جاوید صاحب یہی نکتہ اگر میں آپ کی طرف لے کے آؤں کہ اگر سیکیورٹی سے متعلق لوکل ارینجمنٹس کا ایک انڈیکیٹر دے دیا گیا امریکہ کو, مغربی طاقتوں کو, تو سفارتکاری سے متعلق بھی تو دیا جا سکتا ہے کہ یہ اب ایک لوکل ڈسپیوٹ ہے, ہمارا آپس کا ڈسپیوٹ ہے, اس کو حل بھی ہم اپنے تئیں کریں گے. اور اس حوالے سے سعودی عرب بھی تھوڑا سا آگے بڑھ کے ایک سفارتکاری کا رول بھی پلے کر سکتا ہے. تو آپ کو لگ رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں گویا کہ ڈپلومیٹک فرنٹ کے اوپر بھی اسی طرح کی کوئی ایک ایکسرسائز ہمیں دیکھنے کو ملے گی جس میں امریکہ کو میسج دیا جائے گا کہ اس مسئلے کو ہم خود اب حل کرنا چاہ رہے ہیں؟ یہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے کس مسئلے کی طرف آپ کا اشارہ ہے. اگر تو آپ کا اشارہ ہے نیوکلیئر ایشو کی طرف تو اس پہ تو امریکہ پیچھے ہٹنے والا نہیں ہے, کیونکہ انہوں نے بڑی اسٹرانگ پوزیشن لی ہوئی ہے کہ وہ کسی صورت میں ایران کو نیوکلیئر ویپن ایکوائر نہیں کرنے دیں گی. اور ایران کی طرف سے اس ایشو پہ اس طرح سے تو کوئی وہاں ڈفرینس اوپینین نہیں ہے, کیونکہ انہوں نے بھی کہا کہ ہم نیوکلیئر ویپن بنانا نہیں چاہتے. سوال تو ڈیٹیلز کا ہے کہ کتنی پابندیاں یا سیف گارڈز ایران کے اوپر نافذ کی جائیں تاکہ وہ نیوکلیئر ویپن بنانے کا کوئی ان کے لیے کوئی پاسبلٹی نہ رہے. تو یہ دس از اے سیپریٹ ایشو. اگر آپ بات کر رہے ہیں کہ خطے کے اندر اگر کوئی اختلافات ہیں, جیسے فرض کیا فرض نہیں ہے بلکہ ہے ایران اور یو اے ای کے درمیان دو ایک آئیلینڈز ہیں پرشین گلف میں جن کے اوپر ڈسپیوٹ ہے, تو اس قسم کے اختلافات ڈسپیوٹس خطے کے ممالک کے درمیان ہو سکتے ہیں اور ہیں. پروگرام میں ناظرین ایک چھوٹا سا بریک, واپس آتے ہیں گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں.